Hello everyone, class 9th, how are you guys? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discuss on the chapter number 5th, the fundamental unit of life of your science book. So without any wait, let's look what is the fundamental unit of life. Okay, and many things, aspect of the cells, all things we includes in this session. So without any wait, let's look. Okay, so you can join. This is our official YouTube channel. Okay. Now this is our website. Okay, that is the fundamental unit of life. Okay, चलिए without any wait let's look. The fundamental unit of life, ये आपका चैप्टर नंबर 5th का है, साइंस 9th. ओके, सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझना है इस सेशन पे, तो चलिए देखते हैं. यस, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप. आपने कई बार देखा होगा, अच्छे से देखिए. माइक्रोस्कोप के अलग अलग हिस्से रहते हैं. आपके प्रैक्टिकल लैब में भी ये चीज़ें दिखाई गई थी. माइक्रोस्कोप सेल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके के कई कंपाउंड लेंसेस होते हैं और कुछ मिरर होते हैं, जिसके बेसिस पर अपन लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ करना है. ओके, सो देखते हैं सेल अबाउट द इंट्रोडक्शन. देखते हैं सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन क्या है. ओके, चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो क्या बोली जाती है सेल के एस्पेक्ट में? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यदि आपका जब कभी भी सेल का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप सिंपल तौर पर भी यदि लिखते हो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द सेल, सो ऐसे केसेस में भी आपको नंबर कुछ दिए जाते हैं. ओके बच्चों, और साथ ही यदि हम एक डिफाइंड डेफिनेशन देखें इसका, तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. इस तरीके से आप सिंपल सा इसका डेफिनेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट में, ये इंट्रोडक्शन पे आप को लिखना है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. द fundamental unit of life is also said that about the cell, as well as the structural and functional unit of the life it is also called. Okay, so now the next, it is known as the structural and functional unit of life because whole body is made of the cell. तो इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है वह पूरी तरीके से सेलों से मिलकर ही बनी हुई है. नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ नॉन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंडामेंटल रेगुलेशन और फंक्शनल रेगुलेट इनसाइड द सेल. और दूसरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलने का दूसरी वजह यह है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सबको रेगुलेट करना ये सेल के अंदर होता रहता है. मतलब रेगुलेशन जो है सेल के अंदर ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है. तो हमने इंट्रोडक्शन देखा सेल के बारे में. आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हो, दैट इज अ एनिमल सेल का एक डायग्राम है. एनिमल सेल में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं और प्लांट सेल किस तरीके से एनिमल सेल से डिफरेंस है, इसको भी अपन लोग अच्छे से समझते हैं. तो दैट इज़ अ एनिमल सेल. एनिमल सेल में आप कुछ चीज़ों को गौर करिए और कौन कहाँ पास रहता है इसको देखिए. दैट इज़ अ गोल्गी बॉडी. ओके, ये सेल के अंदर की स्ट्रक्चर है. दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है. सेंट्रियोल्स बोले जाते हैं, जो ये लाइट ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दैट इज अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कहाँ है बच्चों? ये है. साइटोप्लाज्म एक तरीके का लिक्विड होता है जो सेल के अंदर पाई जाती है. इनको हम एक एक करके सबको अच्छे से समझने वाले हैं. सच एज द गोल्गी बॉडी क्या है, किस तरीके से चीज़ें इसमें रहती हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका काम क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दैट इज द साइटोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फोटोकॉपी मशीन ऑफ द सेल. ओके, दैट इज अ राइबोसोम. ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वह क्रोमोसोम को कंटेन करके रखते हैं. क्रोमोसोम डीएनए को कंटेन करके रखते हैं और डीएनए जो है किनको?
जीन्स को कंट्रोल करके रखते हैं, और जितने भी इंफॉर्मेशन या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्टाइल, ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे फेशियल स्ट्रक्चर, हेयर स्टाइल, जितने भी हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे इसमें आते हैं, बच्चों में जितने भी कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से आते हैं, उन सब के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं, आप कह सकते हो न्यूक्लियस के अंदर। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में भी अपन लोग डीपली डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। लाइसोसोम को सोसाइटल बैग के नाम से भी जानी जाती है, और ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं कि सोसाइटल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। तो उस टाइम पे आपका आंसर रहेगा क्या, लाइसोसोम को। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। दैट मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल इज आल्सो नॉन एज द, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, देन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन रहती है उसको बच्चों अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें समझी कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या है और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है। आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दैट इज द ऑनियन पील। तो सेल को अच्छे से समझने के लिए, सेल को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए आपको ऑनियन का पील देखना बहुत ज़रूरी है, जो सच में एक तरीके का बहुत अच्छा डायग्राम और स्ट्रक्चर बताता है। किसके बारे में बच्चों, सेल के बारे में। तो ये है ऑनियन पील। ऑनियन पील वह होता है, आपने देखा होगा जो प्याज है, प्याज के अंदर कुछ झिल्ली होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। उसको यदि अपन लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें इन द अंडर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो अपन लोगों को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो कि एक तरीके का सेल का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, दैट इज अ स्पर्म। तो स्पर्म भी आप जानते हो, दैट इज अ मेल स्पर्म, मेल गैमेट। जो इंसान है उसमें 2 कैटेगरी होती है, मेल और फीमेल का। तो मेल जो है ऑलवेज कंटेन करके रखता है स्पर्म को, और स्पर्म अपने आप में एक सिंगल सेल होता है। ओके, और उसी तरीके से फीमेल कैटेगरी भी होती है ह्यूमन पे, और फीमेल कैटेगरी में जो फीमेल है वह एक ओवम को अपने साथ में इकट्ठा करके रखता है, या जो फीमेल की ओवरी है वह हर मंथ ओवम को रिलीज करती है। ओके, तो ओवम भी अपने आप में एक सिंगल सेल होता है। दैट्स वाई ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि जब कोई स्पर्म ओवम से जाकर के फ्यूजन करता है तब केसेस पर जायगोट बनता है, और उससे ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दैट इज अ फैट सेल। फैट सेल भी कुछ अलग तरीके के होते हैं, तो मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं इनके टाइप्स के बेसिस पर कैसे। तो फैट सेल है, ये फैट सेल ऐसे होते हैं जो एनर्जी को कंटेन करके रखते हैं ज़्यादातर टाइम। सेल न्यूक्लियस रहता है फैट सेल में। आगे बात करते हैं, ओके, दैट इज अ ब्लड सेल। ब्लड सेल यू नो, आपके जो ब्लड है, आपका जो खून है, उसमें ये सेल्स पाए जाते हैं। तो अभी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मैंने 10th क्लास को दिखाया था कि सेल में किस तरीके से ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसको अपन लोगों ने ऑब्जर्व किया था प्रैक्टिकल लैब में, जिसमें अपन लोगों ने RBCs का आइडेंटिफिकेशन किया था। तो जब आप सेल को इस तरीके के स्लाइड बना करके और आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको अपन लोग ब्लड सेल बोलते हैं। आगे बात करेंगे, दैट इज अ स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल का मतलब होता है जो मसल्स में पाए जाने वाले सेल्स रहते हैं और वो भी स्मूथ रहते हैं। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बीच में न्यूक्लियस कुछ इस टाइप से पाए जाते हैं। तो हमने अभी तक सेल के अलग अलग प्रकार देखे, और अलग अलग प्रकार के सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की। तो टाइप ऑफ सेल में अपन लोग 2 कैटेगरी पढ़ते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेलुलर। ओके, तो देखिए, सम ऑर्गेनिज्म आर द कंस्टिट्यूएंट बाय अ सिंगल सेल, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर। ओके, आप इसमें आपको समझने वाली चीज़ ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं, और ऐसे एक सेल से मिलकर के बने हुए सारे ऑर्गेनिज्म को अपन लोग यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं बच्चों। ओके, और उसमें अपन लोग एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का, पैरामीशियम का, और आपका आ जाता है यूग्लिना का। ओके, यूग्लिना का। ओके, ये सब सिंगल सेल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सब सिंगल सेल कहलाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी, मैनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल।
मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हों, लाइक अ मी, लाइक अ ह्यूमन। ओके, तो जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्लांट हैं, ज़्यादातर जो हैं लोग जो हैं वह मल्टी सेलुलर होते हैं, बिकॉज कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए, ओके, तो ये सारे बहुत सारे सेल को कंटेन करके ही एक होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से हम इसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और यही चीज़ें हमने लिखी हैं यहाँ, सम ऑर्गेनिज्म आर द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द मैनी सेल, दीज आर कॉल्ड द मल्टी सेल। और इसमें आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि इसमें ह्यूमन में। आगे बात करेंगे। ओके, तो ये देख सकते हो आप अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, इरेगुलर शेप रहता है। आपसे यदि कभी पूछा जाता है तो अमीबा का इरेगुलर शेप रहता है, मतलब इसका डिफाइन शेप नहीं है, हम जैसे बनाते हैं वैसे अमीबा की स्ट्रक्चर बन जाती है अमीबा का, जिसमें आपका ये वाला हिस्सा सीडोपोड्स कहलाती है। और ये सीडोपोड्स तब बनते हैं बच्चों जब अमीबा को अपना फूड कैप्चर करना हो, क्योंकि अमीबा के पास ना तो माउथ है, ना तो पैर हैं चलने के लिए, ओके, ना तो हाथ है। तो ऐसे केसेस पर वह खाना खाता कैसे है, वह फूड टेकिंग का प्रोसेस क्या है उसका, तो वह सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है फूड को कैप्चर करने के लिए। और फूड को कैप्चर करने के बाद उसको अपने सीडोपोडिया वाले हिस्से को कैप्चर कर लेता है और दोबारा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे ही जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वैक्यूल है, उसको बाहर निकालना होता है, तो उसी तरीके का फिर से फॉर्मेशन करता है और वेस्ट को बाहर निकालने के बाद फिर से दोबारा रीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो सीडोपोड्स इसमें पाए जाते हैं बच्चों। दैट इज द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल पहले बाहर था, सीडोपोड्स का फॉर्मेशन करने के बाद बॉडी के अंदर ले लिया और इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। तो आप इस बात को जरूर समझिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट ना रहे। ओके, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों सेलों में जो न्यूक्लियस है वह प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेलुलर का जस्ट मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलकर के बने हों, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज अ मेम्ब्रेन। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम अमीबा का मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये अंदर वाला हिस्सा इसको अपन लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और ये कहला जाएगा आपका बाहर वाला हिस्सा जिसको हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। और ये कहला जाता है आपका क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहला जाता है आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अमीबा के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली अभी, जिसके अलग अलग हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है ये भी अपन लोगों ने समझा बच्चों। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे कि इस वाले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आगे वाला हिस्सा किसके बारे में डिस्कशन करने को बोलता है। देखिए, यस, दैट इज अ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चप्पल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। पैरामीशियम एक तरीके का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसका चप्पल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाहरी हिस्से पर कुछ, ये बाहरी हिस्सा आप देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ रेसे निकले दिखाई दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा कुछ रेसे निकले दिखाई दे रहे हैं और इन रेसों को बोला जाता है बच्चों सीलिया। क्या बोलते हैं इसको, सीलिया। ओके, अब इस पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को अपन लोग समझते हैं कि कौन कौन से हिस्से को क्या क्या बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड द बकल कैविटी। ये वाला हिस्सा जो है बकल कैविटी होता है, जिसके थ्रू जो पैरामीशियम है वह खाना या फूड टेकिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सीलिया जो है ये रोए लाइक स्ट्रक्चर है या ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरामीशियम के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये ऐसा देख लीजिए, ऐसा ऐसा है और इसके थ्रू ही, इसकी वजह से ही पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली मूव कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, क्योंकि सेल है, सेल से मिलकर के बनी हुई है, दैट्स वाई, सेल से मिलकर नहीं, सिंगल सेल है, दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन तो कंपलसरी होंगे। दैट इज अ पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड और होता है लेटरल एंड। तो पोस्टीरियर एंड का हिस्सा ये हो जाएगा और एंटीरियर एंड का हिस्सा ये हो जाएगा, ये वाला। दैट इज द साइटोफेरनेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोफेरनेक्स? साइटोफेरनेक्स का ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसको, ये खाना जो है इसके अंदर वो इस तरीके से बेसिस पर है, उसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। और इसमें भी क्या रहता है बच्चों, माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं पैरामीशियम पर, बस उसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है। ओके, तो आपने ये पैरामीशियम के बारे में भी कुछ चीज़ें समझी, इसके हिस्सों को समझा। आगे बढ़ेंगे अपन लोग। Okay, cell consist of different organelles.
इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे।